एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल। सो यहाँ पर हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एक कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की डेफिनेशंस क्या हैं, देन हम उनका स्कोप देखेंगे। उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर हमको पढ़ने होते हैं, हम स्टडी करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इससे पहले हम स्टार्ट करें, लेट्स सी कि हम किन टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, हम मीनिंग देखेंगे। Then we will see the detailed definition of environmental geography. फिर हम देखेंगे scope of environmental geography means environmental geography as a subject कितना ज़्यादा vast है, उसकी range कहाँ तक है, इस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद में we will study fundamental concepts of environmental geography. So ये जो term environmental geography है, इसको first time यूज़ किया गया था बाय के हेवियट एंड हेयर, जो कि दो जियोग्राफिस्ट थे। सो नाउ वी नीड टू नो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एक ब्रांच है ज्योग्राफी की। जैसे हमने 11th-12th में पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसी तरह से ये एक ब्रांच है ज्योग्राफी की, दैट इज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अबाउट वेरियस ऑर्गेनिज्म और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो अगर हम बहुत ही बेसिक या सिंपल वर्ड्स में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करें तो वी कैन से एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डिस्क्राइब्स द स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड्स। बट ये जो डेफिनेशन है ये सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसके लिए लेट्स सी द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जहाँ पर हम उसके स्टडी मटेरियल को कम्प्लीटली कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स सी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, वही हो जाएगी हमारी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की डेफिनेशन। क्योंकि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो है वो एक सब्जेक्ट है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं दैट विल बी द ओनली डेफिनेशन अबाउट इट। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी which studies the characteristic composition and functions of different components of the natural environmental system. Means देखो components क्या होते हैं natural environment के, तो दो मेजर components हैं, abiotic components and biotic components। अब ये जो abiotic and biotic components हैं इनकी अलग अलग जो characteristics हैं, composition है, कैसे formation हुआ है and उनके जो functions हैं, इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में। सेकेंडली वी स्टडी अबाउट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, विच मीन्स कि हम स्टडी करते हैं कि कैसे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट हैं, इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विद ईच अदर एंड अमंग देमसेल्व्स। मीन्स जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। तो देखो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का अगर हम एग्जांपल लें तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स की हेल्प लेकर के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एज वी नो जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो सनलाइट के हेल्प से, जो कि एक अबायोटिक कंपोनेंट है, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड देन जो बाकी के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम्प्लीटली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो होपफुली ये एग्जाम्पल हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट कॉन्सिक्वेंट रिस्पॉन्सेज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, विच मीन्स कि हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, देखो जो इंटरेक्शंस हो रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच में उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में, तो इसकी वजह से कई सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जो हम इतने ज़्यादा फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फर्दर ग्लोबल वार्मिंग हो गई, फ्लड्स, डिजास्टर्स अलग अलग आना। तो इट इज़ बिकॉज ह्यूमंस गलत तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं विद एनवायरनमेंट, गलत तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का। तो इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। देन कम्स इंटरेक्शंस ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमिक मैन with different components of natural ecosystem।
and resultant modifications and changes in the natural ecosystem leading to environmental degradation and pollution। तो देखो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो रही है नेशन में, बट ऑल्सो उसकी वजह से काफ़ी सारे बैड रिजल्ट्स आ रहे हैं बिकॉज इन्वायरमेंटल में जो है डिग्रेडेशन हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। कैसे? लेट्स हैव अ एग्जांपल। देखो बहुत सारा इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं ताकि हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकें, तो वहीं पर हो गया डिफॉरेस्टेशन। फर्दर जब इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा होता है तब जो भी केमिकली वेस्टेड वाटर होता है उसको हम रिवर्स में ड्रेन कर देते हैं, तो जिसकी वजह से सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन होता है, उसके बाद में जो है एक्वेटिक लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में कि कैसे जो एडवांसमेंट आई है, मॉडर्नाइजेशन आया है टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से कितना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। और उसके अलावा वी स्टडी अबाउट द टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, विच मीन्स हम उन स्ट्रेटजीज को पढ़ते हैं, उन टेक्निक्स को पढ़ते हैं कि कैसे हम जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करें, उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करें। इन चीज़ों की भी हम स्टडी करते हैं इन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। सो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की डेफिनेशन में कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो है एक ज्योग्राफी का ब्रांच है जहाँ पर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। 2000 की हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फर्दर उनकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं फर्दर उनको हम कैसे मैनेज करें एंड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी स्टडी इन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो अब वी नो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। नाउ वी विल सी स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो देखो स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ तक उस सब्जेक्ट की रेंज है, कितना पहुंच है उसकी, सब्जेक्ट कितना वाइड है, इस चीज़ को हम देखते हैं अंडर स्कोप। तो मेनली इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है, उनको सेपरेटली पढ़ते हैं फिर एक साथ पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं एट डिफरेंट लेवल्स, और हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको ह्यूमंस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एंड फर्दर एनवायरनमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है टू ह्यूमन एक्शंस। तो इस सब की हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में, एंड उस बेसिस पर जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का स्कोप है टू स्टडी उसको हमने मेजरली 9 सब फील्ड्स में ग्रुप किया है, और ये है वो 9 सब फील्ड्स जहाँ पर हमने स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को ग्रुप किया है। दीज आर नंबर फर्स्ट जियो इकोसिस्टम, सेकेंड इकोसिस्टम फंक्शन, थर्ड टेम्पोरल इकोलॉजिकल चेंज, फोर्थ स्पेशियल इकोलॉजिकल चेंज, फिफ्थ इज मैन एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, सिक्स्थ ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, देन हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, eighth will be environmental degradation and pollution, and lastly it is environmental management. So now हम इन सारी की सारी सबफील्ड्स को वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो वेरी फर्स्ट इज जियो इकोसिस्टम, जिसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो इकोसिस्टम इज द बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, विच मीन्स जो बेसिक यूनिट होती है स्टडी की दैट इज़ इकोसिस्टम इटसेल्फ, बिकॉज इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ में किसी एरिया में, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। एंड बेसिकली देखा जाए तो हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ते हैं इन डिटेल। तो जो इकोलॉजिकल यूनिट होती है स्टडी की दैट इज़ इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम के अंडर हम क्या पढ़ते हैं। So here it is given, this group includes the study of the following aspect of ecosystem. First is meaning and components of ecosystem. तो हम यहाँ पर इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं, उसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। सेकेंडली हम इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस किस टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं, एंड वी स्टडी अबाउट इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो सब फील्ड्स गिवन है यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस सब फील्ड के अंदर हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, एज दिस चैप्टर इज अबाउट इंट्रोडक्शन। नाउ सेकेंड वन इज इकोसिस्टम फंक्शनिंग, विच मीन्स जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, वो कैसे होता है। उसके अलावा जो भी लाइफ सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी होना, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं इकोसिस्टम फंक्शनिंग में। So here it is given, the ecosystem functions through the input of solar energy
एंड बायोटिक एंड अबायोटिक मैटर। सो इकोसिस्टम फंक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक मैटर्स एंड द सोलर एनर्जी, जो कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के। सो जो इकोसिस्टम फंक्शनिंग की स्टडी होती है उनमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, लेट्स सी। पहले हम देखते हैं सोर्सेज एंड पैटर्न्स ऑफ एनर्जी, मीन्स कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से एनर्जी आ रही है एंड कैसे वो फ्लो हो रही है। सेकेंडली वी सी सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, मीन्स जो भी एनर्जी है इकोसिस्टम में वो कैसे सर्कुलेट हो रही है अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, वेरियस कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं। थर्ड इज इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो इकोलॉजी में जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है या प्रोडक्शन होती है, इसका मतलब ये होता है कि इकोसिस्टम में कितना ज़्यादा बायोमास का जनरेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन ऑफ मैटर इन द इकोसिस्टम। सो जो भी मैटर, जो भी एनर्जी इकोसिस्टम में होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय तो नहीं होती है ना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है। तो ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये सर्कुलेशन कैसे होता है, वो हम देखते हैं। अगला है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का मतलब होता है जो भी मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का और बाकी के एलिमेंट्स का बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में, तो वो जिन साइकिल्स के थ्रू होता है उनको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। फॉर एग्जांपल होती है हमारी वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो दीज आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी वो होती है जहाँ पर सारी चीज़ें सही से फंक्शन कर रही हों, सब चीज़ों में बैलेंस होता है, सारी साइकिल्स अच्छे से वर्क कर रही हों। और वहीं पर इंस्टेबिलिटी तब हो जाती है जब देयर इज़ सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, जो मेनली होता है ह्यूमंस की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम फंक्शनिंग में। नाउ आवर थर्ड सब फील्ड इज टेम्पोरल इकोलॉजिकल चेंजेस। यहाँ पर टेम्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम, मीन्स विद टाइम जो चेंजेस आते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में, उन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सो लेट्स सी, it includes the consideration of the following aspects of plant and animal communities। तो बेसिकली ये प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड है। लेट्स सी हम कौन कौन से चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओवर अ टाइम पीरियड क्या चेंजेस आए हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। सेकेंडली वी स्टडी अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड प्लांट कवर, मीन्स ओवर द वर्ल्ड जो भी प्लांट कवर है उसकी जो भी हिस्ट्री रही है, मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है, विद टाइम कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, कि कौन से प्लांट्स पहले कैसे हुआ करते थे, विद टाइम कैसे चेंजेस आए उनमें, इन चीज़ों को हम देखते हैं। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम। तो सक्सेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आइदर स्पीशीज़ में चेंजेस आना उसके कॉम्पोजिशन में, उसके स्ट्रक्चर में थ्रू द टाइम पीरियड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, मीन्स कुछ स्पीशीज़ पहले हुआ करती थी बट अब वो नहीं है, तो एक्सटिंक्शन, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड लास्टली वी स्टडी अबाउट क्लाइमेक्स वेजिटेशन। सो दिस इज ऑल व्हाट वी स्टडी इन टेम्पोरल इकोलॉजिकल चेंजेस। नाउ फोर्थ सबफील्ड इज अबाउट इकोलॉजिकल चेंजेस इन स्पेस। तो स्पेस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एरिया वाइज क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस हैं इकोलॉजी में, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो दिस रिफर्स टू स्पेशियल चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड वेयर इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर ऑफ प्राइमरी कंसर्न। जो भी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स एंड एनिमल्स का ओवर द वर्ल्ड, तो उनमें क्या चेंजेस हैं, एरिया वाइज क्या चेंजेस हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। सो फर्स्ट इज डिस्पर्जल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिस्पर्जल का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट का या कोई भी एनिमल का एक मेंबर या कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हमने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेज दिया एंड वहाँ पर अब वो सेटल होंगे एंड देयर दे विल रिप्रोड्यूस, तो ये हो जाता है डिस्पर्जल। तो हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। सेकेंडली वी स्टडी अबाउट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हॉटर एरिया में कौन से एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, कोल्डर रीजन में कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद में इकोलॉजिकल वेरिएशंस एट ग्लोबल लेवल एंड इकोलॉजिकल वेरिएशंस एट रीजनल एंड लोकल लेवल। सो इकोलॉजिकल वेरिएशंस का मतलब हो जाता है कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वो कितने डाइवर्स हैं,
वो हम स्टडी करते हैं एट ग्लोबल लेवल, देन रीजनल लेवल, देन हम लोकल स्केल्स पे इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो इट वॉज अबाउट इकोलॉजिकल चेंजेस इन स्पेस। नाउ फिफ्थ सब फील्ड इज ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो दिस इंक्लूड्स दोज प्रॉब्लम्स विच आर कॉज्ड मेनली बाय एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस। तो एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आना बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उन प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करते हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एज फॉलोज, जिसमें वेरी फर्स्ट इज ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस, जहाँ पर रेडिएशन बैलेंस का मतलब हो जाता है कि कितनी एनर्जी प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड बाकी के जो भी एयर हीटिंग का प्रोसेस है इन चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। सेकेंडली वी स्टडी अबाउट एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस इन ग्लोबल रेडिएशन एंड हीट बैलेंस। मीन्स जो भी ग्लोबल रेडिएशन है और जो हीट बैलेंस है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इंडिकेटर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर में राइज होना, स्नोफॉल और रेनफॉल पैटर्न्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इट इज़ वेरी इजी कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन के बारे में, फर्दर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस, देन ग्लोबल वार्मिंग एंड इकोलॉजिकल चेंजेस, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। एंड लास्टली वी स्टडी अबाउट इंटरनेशनल कोऑपरेशंस फॉर टीमिंग ग्लोबल वार्मिंग। टीमिंग का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की जो कोशिश करी जा रही है, उस चीज़ को हम देखते हैं किस तरह से सारी कंट्रीज मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट वी स्टडी ओवर हेयर। नाउ नेक्स्ट सब फील्ड इज एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। तो यहाँ पर आ जाती हैं जैसे फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं यहाँ पर हम। सो यहाँ पर हम दोनों टाइप्स के हैजार्ड्स और डिजास्टर्स को देखते हैं जो कि नेचुरल रीजंस की वजह से आते हैं या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से आते हैं। सो यहाँ पर हम इन हैजार्ड्स को पढ़ते हैं एज गिवन फॉलोज। First is identification and listing of hazards and disasters. Second, classification of hazards and disasters. Then causes and consequences of disasters and hazards, means किन reasons की वजह से ये जो है hazards और disasters आ रहे हैं। एंड देन हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके, कौन से टेक्निक्स यूज़ करके हम इन चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो दैट इज़ डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो नाउ आवर नेक्स्ट सब फील्ड इज़ मैन एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। तो एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको हम विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, विद रिस्पेक्ट टू मैन पढ़ते हैं। तो बिकॉज ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कई सारे चेंजेस आए हैं। एनवायरमेंटल जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें दैट नेगेटिव चेंजेस, इनकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हम देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे वेरी फर्स्ट इज मैन एंड हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमंस की वजह से क्या चेंजेस आए हैं हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस में। उसके बाद में मैन एंड कोस्टल प्रोसेसेस, देन मैन एंड रिवर प्रोसेसेस। उसी तरह से आ जाएंगे सब सरफेस प्रोसेसेस, देन पेडोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो पेडोलॉजिकल वर्ड आया है पेडोलॉजी से, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स जो सॉइल से रिलेटेड स्टडी करते हैं, दैट इज पेडोलॉजी। उसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा मैन इंड्यूस्ड सॉइल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। सो इट वाज अबाउट मैन एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। अब हमारी नेक्स्ट सब फील्ड है दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। सो इसके अंडर हम उन चीज़ों को कवर करते हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो among them we study about processes and causes of environmental degradation, then agriculture development and environmental degradation, which means कि एग्रीकल्चर जो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, उस चीज़ को हम देखते हैं। देन डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो मीन्स यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, देन डिफॉरेस्टेशन, देन पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मीन्स जो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, हम उसको देखते हैं। देन वी स्टडी अबाउट वेरियस पॉल्यूशंस लाइक एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट,
सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एंड उसके बाद में हम देखते हैं कंट्रोल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, कि किन मेथड्स को यूज़ करके, किन टेक्निक्स को यूज़ करके हम जो है एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से, ख़राब होने से बचा सकें एंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। एंड इसी तरह से हमारी लास्ट सब फील्ड है दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर जो है हम एनवायरनमेंट को मैनेज करने के जो भी मेजर्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनको स्टडी करते हैं। किस तरह से हम रिसोर्सेज को बैलेंस करके चलें और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो अमंग देम कम्स प्रोसेसेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, देन मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। उसके अलावा हम इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को पढ़ते हैं, मीन्स हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। देन हम देखते हैं प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेटिव मेथड्स, जिनसे हम उनको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी, एंड वी स्टडी अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट 9 सबफील्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जहाँ पर हमने उसके स्कोप के बारे में स्टडी किया इन डिटेल। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज, जहाँ पर हम कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जिन बेसिस पर, जिन प्रिंसिपल्स पर हमारा एनवायरनमेंट वर्क करता है। सो अभी तक हमने जाना कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं अबाउट अर्थ, उसके टोटल एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं, दोनों ही फिजिकल और बायोटिक कंपोनेंट्स की हम स्टडी करते हैं। तो जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या हुई, दैट इज़ जो लाइफ लेयर है अर्थ की, वो जिसमें कि एटमॉस्फेरिक, लिथोस्फेरिक एंड हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट्स आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस टाइप की जो लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए। एंड जो ये लाइफ सपोर्टिंग लेयर होती है, इसको हम कॉमनली बायोस्फीयर बोलते हैं। सो नाउ देयर इज गिवन दैट देयर आर सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स विच गवर्न द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसका मतलब होता है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बेसिक एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं, विच इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पर, जिनके आधार पर जो एनवायरनमेंट है वो वर्क करता है एंड उसका बैलेंस मेंटेन रहता है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल सिस्टम और इकोसिस्टम इज द फंडामेंटल इकोलॉजिकल यूनिट फॉर द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो बहुत ही सिंपल है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है इकोसिस्टम या एनवायरमेंटल सिस्टम। एंड इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम का मतलब होता है एक एरिया, एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं और लिविंग कंपोनेंट्स हैं अर्थ के, वो रहते हैं एक साथ में, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट इज इकोसिस्टम। तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होती है वहाँ पर स्टडी का जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज इकोसिस्टम, मीन्स हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल इज द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज गवर्न बाय डिसर्नेबल प्रोसेसेस। तो डिसर्नेबल का मतलब हो जाता है कि वो चीज़ें जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन प्रोसेसेस की बात करी गई है। फॉर एग्जांपल जो भी एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं, उनकी वजह से कई सारे हैबिटेट्स क्रिएट होते हैं अर्थ सरफेस पे, जिसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिसर्नेबल प्रोसेसेस। सो इस तरह से एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से फॉल्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, जो कि फर्दर कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट बन जाता है। तो ये होते हैं डिसर्नेबल प्रोसेसेस। नाउ हमारा थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज देयर इज कंटिन्यूअस क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन ऑफ सरफेस मटेरियल्स ऑफ द अर्थ। सो जितने भी अर्थ मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से मिनरल्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं कंटिन्यूअसली क्रिएट होती रहती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं और कई बार जो है डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं जियोलॉजिकल साइकिल की वजह से। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन का प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑल्सो ये जो अर्थ मटेरियल्स को बनाने का, क्रिएट करने का प्रोसेस होता है, इसको हम जियोलॉजिक साइकिल कहते हैं। अब जियोलॉजिक साइकिल क्या होता है, तो इसमें भी फर्दर कई सारी सब साइकिल्स होती है। फॉर एग्जांपल हमने हमेशा से सुना है वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, रॉक साइकिल। तो ये सारी साइकिल्स मिलके जो है अर्थ के मटेरियल्स का क्रिएशन, रिक्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस करती हैं। एंड ये जो एक प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
physical and biological processes operate according to the law of uniformitarianism, जिसका मतलब होता है कि अर्थ हमेशा से यूनिफॉर्म वेज में चेंज हुई है थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो भी फिजिकल प्रोसेसेस या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस जो आज ऑपरेट होते हैं वो पास्ट में भी हुए होंगे, बट हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही उनकी जो इंटेंसिटी है वो सेम रही हो। सो सिंपली इसका मतलब ये हुआ जो भी प्रोसेसेस आज ऑपरेट होते हैं वो पास्ट में भी हुए होंगे एंड फ्यूचर में भी होने की पॉसिबिलिटी है। नाउ फिफ्थ इज नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। तो जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि अगर एनवायरनमेंट में कहीं पर भी कोई चेंज आया है तो वहाँ पर जो है बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के वो खुद में चेंज लाके उस चेंज को कंपनसेट कर देते हैं एंड इस तरह से जो है इक्विलिब्रियम आ जाता है, बैलेंस आ जाता है एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट इज देयर इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम। सो इसका क्या मतलब हुआ? देखो जो भी फिजिकल प्रोसेस होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के लिए सूटेबल हैबिटेट्स बनाते हैं, उनके रहने का जगह करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ होती हैं, मोस्टली ह्यूमंस, वो जो है एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मेजर चेंजेस लाते हैं। इसका जो मेनली अफेक्ट पड़ता है वो ये है कि एनवायरनमेंट जो है डिग्रेड होता जा रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया है। जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनमें जो है एकदम अपोजिट, एकदम रेसिप्रोकेट रिलेशनशिप है। यहाँ पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, हमारा जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, वो हमारे लिए सूटेबल कंडीशंस बनाता है, वहीं पर जो ह्यूमंस हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। नाउ आवर सेवेंथ प्रिंसिपल इज द एनर्जी फ्लो एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम हेल्प इन द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। जिसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जी है उसके फ्लो की वजह से और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन हो रहा है बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनमें, उसकी वजह से ही जो लाइफ है अर्थ पे वो पॉसिबल है, वो सस्टेन्ड है। सो ये जो एनर्जी फ्लो है ये कैसे होता है? तो उसके लिए जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो होता है सोलर रेडिएशन। सन रेज जो होती हैं उनको जो है ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स हैं अपने में ट्रैप करते हैं, देन उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और फिर ये एनर्जी जो है बाकी ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेट होती है। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे सर्कुलेट होते हैं? तो वो कई सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होती हैं उनके थ्रू सर्कुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल। सो इस तरह से ये जो एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होता है, इसी की वजह से लाइफ अर्थ पर सस्टेन्ड है। नेक्स्ट इज देयर आर टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशंस इन स्पीशीज। तो यहाँ पर टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड एंड स्पेशियल का मतलब होता है एरिया वाइज, एरिया से रिलेटेड। तो जो भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं उनमें जो है अलग अलग प्लेसेस में वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। उसी तरह से अलग अलग टाइम पीरियड में भी डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनहेंसेस एंड मेंटेन्स इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो देखो इकोसिस्टम में हमारे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। अब इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी क्या होता है? देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी इनपुट और आउटपुट हो रहा है एनर्जी का और जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है अलग अलग साइकिल्स की, इसमें जो है बैलेंस बना रहे, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ओके, नाउ लास्ट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट डिटरमाइंस लेटर्स स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। तो देखो ह्यूमंस नेचर के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी डिटरमाइन करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा या इनस्टेबल रहेगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को पल्यूट करते रहेंगे, एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर इम्बैलेंस आएगा ही आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल जोग्राफी। एनवायरमेंटल जोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द एनवायरमेंट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय।